अभी हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जिनको लोग यूथ आइकन कहते हैं, जो दिशा से भटक जाते हैं उनको ये दिशा दिखाते हैं। एक द्रोणाचार्य कह लीजिए या गुरु कह लीजिए, जो कहिए, सब कम पड़ जाता है इनके सामने में। आज हमारे साथ हैं विकास दीपकीर्ति जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? परिचय आपने बड़ा खतरनाक दिया। इतना अच्छा मत दीजिए। अभी आप रांची में हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रांची पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ से रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट होके यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ के सिलेक्ट होके और राज्यों में काम कर रहे हैं। तो मन में था कभी आना, लेकिन आने का मौका अब मिला। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीब 3 बजे से बहुत सारे बच्चे आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे कि नहीं सर आए हैं, सर से मिलना है, और अब कंटिन्यू उन लोगों से मिले एक एक करके। तो मतलब कैसे इतना एनर्जी मेंटेन कर लेते हैं? नहीं, बात एनर्जी की नहीं, बात यह कि अगर मैं आया हूँ और बच्चे मिलना चाह रहे हैं तो उनके लिए शायद ये एक बड़ा मोमेंट है, एक एक बच्चे से मिलना। हाँ, तो ये जिम्मेदारी तो है ही ना। अगर मैं आया हूँ तो मिलना तो है ही बच्चों से। तो ये मतलब हमारा हैबिट है इस चीज की, हमें इस चीज की अपनी हैबिट। कहीं ना कहीं सर झारखंड जो है सो बिहार का अंश रहा है। यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो उसमें झारखंड का नाम टॉप 10 में भी नहीं दिखता है। तो इस पे आपकी क्या राय है सर? मतलब बिहार झारखंड के अलग होने की जो पृष्ठभूमि थी वो शायद यही थी कि झारखंड में संसाधन बहुत ज्यादा है प्राकृतिक, लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन में और बाकी मामलों में पिछड़ापन ज्यादा रहा, गरीबी ज्यादा रही। तो मैं ये कहूँगा कि झारखंड में वो जो कल्चर है तैयारी करने वाली, पढ़ाई करने वाली, उतनी डेवलप हो नहीं पाई कभी। जैसे पटना में पढ़ाई का जो क्रेज यूपीएससी का हमें दिखता है वो रांची में उतना नजर नहीं आता जैसा हमें परसेप्शन है। हालांकि आज बच्चों की संख्या और उत्साह देख के मुझे ऐसा लगा नहीं, पर धीरे धीरे समझ में आएगा। ये भी हो सकता है कि बच्चों में उत्साह हो, इच्छा हो, लेकिन वैसा इकोसिस्टम ना मिल पाया हो। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि 2-3 साल में आपको ट्रेंड में बदलाव नजर आएगा। आपका यहाँ पे अभी ब्रांच खुला है, दृष्टि आई है, तो आपको लगता है कि इस बार से अगली बार जो रिजल्ट आएगा वो बदलाव नजर आएगा? अगली बार तो नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस करीब 2 साल के आसपास का होता है। तो जो बच्चे फाउंडेशन बैच अभी शुरू करेंगे तो जनरली वो 27 का एग्जाम देंगे, जिसका रिजल्ट 28 में आएगा। तो 27 के रिजल्ट में जो बच्चे आएंगे उनमें से वो होंगे जिनका पहले ही प्रीलिम्स निकला हुआ है, कम टाइम में वो तैयारी कर सकते हैं, मेंटरशिप में पढ़ाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से 27 के रिजल्ट में कुछ बच्चे, 28 से थोड़े ज्यादा बच्चे आपको दिखने शुरू होंगे। जब बच्चे आपसे मिल रहे थे तो उनकी आंखों में मैं एक चमक देख रहा था आपसे मिलने के लिए, उसके चेहरे पे एक बड़ी ताजा वाला मुस्कान कि सर से मिलना है, तुरंत आना, पाँव छूना और फोटो लेना। तो आपको कभी ऐसा लगा कोई बच्चा को देख के कि नहीं ये बहुत अलग है? हाँ, मतलब जैसे आज भी मैं कहूँगा तो मेरे ख्याल से अगर 300-400 बच्चे रहे होंगे फोटो खिंचवाने वाले, तो उनमें से 8-10 बच्चों से मिलकर ऐसा लग जाता है कि वो अलग लेवल पे है तैयारी के। वो 2 सेंटेंस में समझ में आता है। अभी के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। मैं भी उसी उम्र का हूँ। काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं प्रेम में पड़े हुए होते हैं और उसके बाद वो जूझ रहे होते हैं। तो इससे कैसे उनको मतलब निजात पाना चाहिए? मतलब प्रेम में उलझने से बचें तो ठीक है तैयारी करने के समय, लेकिन उलझ गए तो फिर निजात क्यों पाना है? फिर तो जीवन का हिस्सा ही है। तो मैं बच्चों से जनरली ये कहता हूँ कि अगर उनकी उम्र कम है, 18-19 साल की, तो पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। कई बार क्या होता है कि 26-27 साल का बच्चा तैयारी कर रहा है, अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो नौकरी और प्रेम को बहुत अलग रख सके। तो हम उसको कहते हैं ठीक है, जीवन का हिस्सा है। अगर आपकी शादी भी हो गई है तो साथ साथ कीजिए, प्रेम भी है तो साथ साथ चलाइए। लेकिन अगर 18-19 साल के बच्चे, तो हम यही कहते हैं कि अभी आप 2-3 साल ठीक से पढ़ लो, उसके बाद चीजें जीवन में अच्छी हो जाएगी। तो प्रेम से निजात नहीं पाना है, शुरू में कोशिश करने की उससे बचते हुए तैयारी पर फोकस करें। पर यदि कोई कमिटमेंट है किसी के साथ तो छल कपट क्यों करना है? ना पढ़ाई से छल करना है, ना वहां से करना है। इन सभी चीज़ों के बीच में वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके अंदर एंजाइटी फील होने लगता है, बहुत वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तो उस समय उनको क्या करना चाहिए ऐसा? मतलब आज
क्लास में बच्चों ने पूछा भी कि एंग्जाइटी वगैरह के लिए कैसे हैंडल करें, तो इसका सबसे अच्छा समाधान तो होता है कि अगर आपके पास एक दो अच्छे दोस्त हैं जिनसे आप शेयर कर सकते हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो शेयर करने से ही खत्म हो जाती है। तो एक दो अच्छे दोस्त वो रखें, जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, वहां एक दो अच्छे दोस्त बना लें। दूसरा, जब एंग्जाइटी ज्यादा हो तो इस समय नेगेटिव थॉट ज्यादा है और उस समय आपका जो मन है भारी होने लगता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप उस समय एक्सरसाइज कर लें, जिम चले जाएं, थोड़ा स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी कर ले, तो एंडोर्फिन्स के होने से मन बहुत पॉजिटिव होने लगता है। या कोई आसपास बच्चा है, दोस्त है, उससे बात कर लेना, या किसी पशु पक्षी से ही स्नेह का अगर कोई संबंध बन जाए थोड़ा सा, इन सब चीजों से कम बहुत त्वरित निराशा दूर हो जाती है। और हो सके तो कोई एक हॉबी, हो सके तो कोई एक पर्पसफुल एक्टिविटी, जैसे अगर सप्ताह में एक बार आप किसी अनाथालय में आधे घंटे के लिए चले जाएं, उन बच्चों से मिल लें, बात कर लें जो आपसे खराब स्थिति में है, तो अगले एक सप्ताह तक ये रियलाइजेशन रहता है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, हम उतनी बुरी स्थिति में नहीं। जब हम एंग्जाइटी में होते हैं हमें लगता है कि बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन बुरी स्थिति तो एक रिलेटिव चीज है ना। जब आप अपने से बुरी स्थिति वालों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो मनोविज्ञान में एक स्थापित बात है कि जब आप एंग्जाइटी में हो तो अपनी सी बुरी स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे तो अच्छा महसूस करने लगेंगे। विकास सर, आरक्षण पे क्या सोचते हैं? मैं आरक्षण का सैद्धांतिक रूप से प्रबल समर्थक हूं और मेरा मानना है कि आरक्षण बहुत जरूरी व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण को लेकर जो हमारी पॉलिसीज हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कई लूप होल्स हैं और मैं बहुत मुखर तरीके से उन पर बोलता रहा हूं। जैसे आरक्षण देते समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि गलत व्यक्तियों को आरक्षण ना मिले जिनको सच में उसकी जरूरत नहीं। क्रीमी लेयर की धारणा पे बहुत डिबेट चलती है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया भी है, अभी गवई साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। तो मेरा मानना है कि जो क्रीमी लेयर में है, चाहे वो SC/ST में लोग हों, अगर वो सच में उसका बेनिफिट काफी ले चुके हैं तो कुछ नियम बना के बाकी लोगों को बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, ना कि कुछ ही लोगों को बार बार बेनिफिट मिलता रहे। आपके हिसाब से आरक्षण जाति के आधार पे होना चाहिए या फिर आर्थिक आधार? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब कई बार दिया हुआ है और वो ये है कि हम जाति को भी आर्थिक वर्ग के रूप में काउंट कर सकते हैं अगर जाति में बड़ी संख्या में लोग पिछड़ेपन की स्थिति में हैं। आरक्षण की वजह केवल आर्थिक नहीं होती है और वो बहुत व्यावहारिक भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक आरक्षण तो हमने कर दिया है, संविधान में संशोधन भी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव भी कर दिया है, तो वो एक पक्ष के रूप में ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति देखने के लिए कहीं कहीं उसकी जाति भी महत्वपूर्ण हो सकती है, कहीं कहीं उसका जनजातीय समाज से होना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सारे इंडिकेटर्स की अलग अलग पैरामीटर्स पे वैल्यूएशन करके हम एक व्यक्ति के वंचन को समझ सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका ये है कि टोटल रेंज ऑफ डिप्राइवेशन समझ के फिर हम तय करें कि आरक्षण देना है या नहीं देना है। ये बहुत साइंटिफिक तरीके इसके हैं, अभी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने उतने साइंटिफिक तरीके अपनाए नहीं है, उस पर मेरा मानना है कि कुछ काम होना चाहिए। अभी हाल ही में बिहार चुनाव होगा, वहाँ पे एक नई पार्टी आई, नए चेहरे आए, विकल्प के तौर पे लेकिन रह गए प्रशांत किशोर। उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? अभी प्रशांत किशोर मतलब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में तो बड़े सम्मान की बातें रही हैं, उनसे मेरा निजी परिचय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि नए विकल्पों का आना राजनीति में अच्छा रहता है। और पहली बार में कोई सरकार बना लेगा, जीत जाएगा, ये कल्पना करना मुश्किल काम है। भारत में अब तक 2-3 ऐसे अनुभव हुए जिससे हम उम्मीद कर लेते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर असम में जब ऑल इंडिया ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हुआ था, या NT रामाराव जब आंध्र प्रदेश में आए थे। तो उससे ऐसा लगता है कोई नया आदमी आएगा, एक झटके में सरकार बना लेगा। अगर हम बहुत उम्मीद ना पाले तो पहले इलेक्शन में 3% वोट लिए हैं तो ये अचीवमेंट है। अगर वो टिके रहेंगे तो हो सकता है कि अगले या उससे अगले इलेक्शन में एक अच्छा रिजल्ट उनके हाथ में आ जाए। अभी उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है और उसमें वो बोले भी हैं, सभी से अपील की है, 1,000 आप लोग मुझे मेरे खाते में भेजिए जनस्वराज को जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए, और वो अपना सारा संपत्ति भी शायद दान कर दिए। ये मुझे आइडिया नहीं, पर ऐसा तो ठीक है, जनता से वोट के साथ कोई पार्टी अगर वित्तीय मदद भी ले पा रही है तो इसका मतलब लोग भरोसा कर रहे हैं। इन चीजों का असर 10, 15, 20 साल के बाद नजर आता है, 5 साल में या 2 साल में देखना जल्दबाजी है। एक सवाल आपसे ये भी है कि सर, अगर UPSC वास्तव में मेरिट लिस्ट मतलब मेरिट पे आधारित है, तो
कोचिंग इंडस्ट्री का ये बढ़ना क्या बताता है, सिस्टम का अधूरापन या समाज का? सिस्टम का अधूरापन इस सेंस में कि अगर स्कूल बहुत अच्छे होते, अगर कॉलेज बहुत अच्छे होते तो कोचिंग की जरूरत ना होती। अगर स्कूल बहुत अच्छे होते तो नीट जेई के लिए अलग से किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत ना होती। अगर कॉलेजेस में पढ़ाई उस लेवल की होती तो यूपीएससी के लिए भी अलग से जरूरत ना होती। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था स्कूल और कॉलेज लेवल पर बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। एक आइडियल स्थिति यही है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत ना पड़े। एक अंतिम सवाल है आपसे कि आपका ससुराल मिथिला में, भोजपुरी गाना सुनते हुएगा, मैथिली गाना सुनते हुएगा, कौन से सिंगर आपको सबसे पसंदीदा है? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक गाना कुछ दिनों से हमारे घर में काफी बज रहा था, वो ठीक है नाम से गाना है और ये खेसारी लाल यादव का गाना है। तो मैंने क्लास में कई बार मजाक में उस गाने का इस्तेमाल किया भी है। बाकी रिंकिया के पापा भी हमने कई बार सुना है, मनोज जी हमारे मित्र भी रहे हैं लंबे समय तक। तो लेकिन बहुत ज्यादा मेरा सुनने का रुझान रहा नहीं है। कम शब्दों में सर, अगर यहाँ के जो यूथ हैं उनको अगर कोई संदेश देना हो तो क्या कहेंगे आप? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपनी बैकग्राउंड और अपने एप्टीट्यूड क्षमताओं के हिसाब से अपना भविष्य तय करें। लेकिन जो भविष्य तय करें, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे खेल हो, चाहे उद्यम हो, स्टार्टअप हो, जो भी चुनना हो चुने। लेकिन जो चुने उसके लिए फिर कम से कम जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से उस पर न्यौछावर करें, ताकि बाकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में रहे। धन्यवाद सर आपका, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ विकास सर थे। अब देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूँ आदर्श। प्रभात